हेलो एवरीवन, एलेक्जर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि इंडिया में या पढ़ते हैं बुक में कहीं भी कि इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज़ किया जाता है, जबकि जो है यूएसए में आपका जो है 60 हर्ट्ज का यूज़ किया जाता है। बार बार हम लोग यही सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा, और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ ताकि हम लोग का जो है जो इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री जो भी है वो क्लियर हो जाए। तो आज मैं उसी पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को आप जो है पूरा अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को क्लियर कट पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है कि कहीं पर आपका 50 हर्ट्ज और कहीं पर 60 हर्ट्ज का यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि आपके पास ये हर्ट्ज मतलब होता है, ये देखिए हर्ट्ज आपका है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है आपके पास, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप लोग ये क्लियर नहीं कर पाओगे फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में होता क्या है आपके पास। तो फ्रीक्वेंसी को आप मैं अगर लेमैन की भाषा में एक सिंपल सा भाषा में समझाऊँ आपके पास, सपोज के लिए ये कोई पार्क है आपके पास, ये क्या है आपके पास पार्क है, एक आदमी ये है और एक ये आदमी है। अगर ये आदमी देखिए यहाँ से चला और इसने अपना डायरेक्शन रोटेट करते हुए ये डायरेक्शन इसके अब चेंज होता रहा और फिर यहाँ पे आ गया। एक तो ये है, और दूसरा एक आदमी ये है, ये सीधे यहाँ से दोनों का सेम जगह से ये चलना शुरू किया इन लोगों ने, और इसने अपना डायरेक्शन चलना ही नहीं करा। इसने भी इस डायरेक्शन में चला लेकिन ये डायरेक्शन चेंज करते हुए यहाँ पर आ गया। इसने भी जो है ये ऐसे चला लेकिन डायरेक्शन चेंज करते नहीं आया। तो आप ही बताओ, क्या ये वाला आदमी कभी भी इनिशियल पॉइंट पर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहा है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है नहीं कि ये कभी भी जो है अपने जो है इनिशियल पोजीशन पे आ पाएगा। ये आदमी अपना क्या कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, और जैसे जैसे चक्कर लगा रहा होगा तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब जो इसके भागने की जो दर है वो कम होते रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अपने इनिशियल पोजीशन पर पूरा करेगा, यानी मेरे कहने का मतलब एक पूरा चक्कर लगा लेगा। तो जब कभी भी ऐसा होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो रहा है, वहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, और यहाँ पर आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। तो ये बता दें कि यहाँ से आप लोग समझिए कि आपके पास ये दो लोग जो हैं वो दो चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। एक आपके पास एसी को बता रहा है और दूसरा डीसी को। इसका मतलब ये हुआ कि एसी जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी बोलते हैं, इसे करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, और ये डायरेक्ट करंट, जो दो आपके करंट है। अल्टरनेटिव करंट देखिए आपका घूम फिर के आ रहा है उसी पोजीशन पर, और ये आपका जो है उस पोजीशन पर इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी में आपका फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये आदमी जो है एक जो है एक काल्पनिक टाइम, क्या काल्पनिक टाइम को हम बोलते हैं टी बराबर इनफाइनाइट पर अपने आप को अपने इनिशियल पोजीशन पर आएगा, यानी अपने जो है इनिशियल पोजीशन को रिपीट करेगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t। अब देखिए ये जो ये है, ये अपना साइकिल पूरा कर रहा है, यानी इसके पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए इसके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, ये हम एज्यूम करते हैं। तो इसको भाग करोगे इनफाइनाइट से 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मान रखिए 1 ये अपॉन 0, ये 0 ऊपर चले गया तो क्या हो गया 0 आ गया। यानी कुल मिला के ये हुआ कि जो डीसी क्वांटिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, और जो एसी क्वांटिटी है उसके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखिए एक बात तो क्लियर हो गया। तो एक बात क्या क्लियर हुआ कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ आपके पास डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा 0, और एसी के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगा। ये तो हो गया कहानी। ठीक है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम पीरियड जो है डीसी का इनफाइनाइट रहने वाला है। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, अब फ्रीक्वेंसी है क्या, आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो एक सेकंड में ये जितना इसका चक्कर लगा रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर एक सेकंड में पर सेकंड में अगर ये जो है 20 चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 20 हुआ। अगर एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 10 हुआ। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल लेमैन की भाषा में। अब देखिए टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर आइए। तो अब मैं डीसी से बिल्कुल डील नहीं करूंगा। अब जो भी कहूंगा फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा एसी से। ले लेते हैं हम कोई सा भी एक वेवफॉर्म, ये है आपके पास, ये करंट है, एसी करंट से है, मान लेते हैं ये है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास कोई करंट है, ये इसका पॉजिटिव हाफ है और ये निगेटिव हाफ है। तो ये देखिए ये टाइम है, फिर देखिए यही आपका
ये फिर प्लस फिर माइनस। आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ से, ये वाला जो वेव फॉर्म है यहाँ से फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो सपोज के लिए मेरा एक टाइम पीरियड इसका इतना है, एक टाइम पीरियड इतना है, तो एक टाइम पीरियड में इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 हो गया आपके पास। समझ गए इतना भाई। अगर आपके पास ऐसी 3 होगा, 3 बार रिपीट कर रहा होगा अपने साइकिल को, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3 होगा। ऐसे अपने आप को कितने बार 50 बार रिपीट करे तो इसका साइकिल, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 50 हो गया। ऐसे अपने आप को 60 बार रिपीट करे तो 60 हो जाएगा। तो ये तो आ गया समझ में कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितना साइकिल चल रहा है, यही इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया। और एसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगा, जबकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। ये सिंपल सा आपका भाषा। यानी सिंपल सा भाषा को अगर हम जो अगर मैं 50 कहूँ, इसका फ्रीक्वेंसी 50 है, तो 50 बार ये प्लस होगा और 50 बार क्या होगा, माइनस। अगर यहाँ पर 2 कहूँ तो 2 बार देखिए, 2 बार प्लस है और 2 ही बार क्या है, ये माइनस है। तो ये इसका अगर 2 फ्रीक्वेंसी है तो ये हो गया। और फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालते हैं 1/t सेकेंड होगा, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है आपके पास। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का ये आ गया। अब देखें, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो आपका क्लियर हो गया कि एसी के लिए होगा, डीसी के लिए। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि इंडिया में 50 हर्ट्ज ही क्यों यूज़ करते हैं और यूएसए में 60 हर्ट्ज क्यों यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। आई होप कि आपको फ्रीक्वेंसी का पता चल गया होगा। अब आइए मेन क्वेश्चन पे कि आपका जो है ये जो प्रॉब्लम जो हम लोग पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है बार बार। तो देखिए इसके हिस्ट्री को देखिए। पहले देखिए, जब लगभग सबसे पहले जो है लगभग जो 1800 ईस्वी में है, यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था। तो यूएस में क्या हुआ था, इन्वेंशन मीन्स खोज, इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1800 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1800 के अराउंड लगभग इसमें इन्वेंशन हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का। और वो देखिए वो कौन था, जरा देखते। और वो कौन सा वाला इलेक्ट्रिसिटी हुआ था वो भी देखिए, डीसी वाला हुआ था। डीसी वाला हुआ तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अभी भी 0 होगा, डीसी। और वो वोल्टेज था 110 वोल्ट, ये। ठीक है, डीसी हुआ था 110 वोल्ट। ठीक है, कौन था भाई वो, थॉमस एडिसन। ये व्यक्ति था, एक साइंटिस्ट या इंजीनियर कहिए आपके पास। थॉमस एडिसन नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जो है ये इन्वेंशन करा 1800 में, डीसी वाला। ठीक है, और इसका जो कंपनी का नाम था, इसके कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिकल। जनरल इलेक्ट्रिकल ये था आपके पास। तो जनरल इलेक्ट्रिकल इसका कंपनी था, थॉमस एडिसन, और शुरू में 1800 के अराउंड हुआ था। अब देखिए यहाँ देखिए, अब 110 वोल्टेज था। अब देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता गया और समय जैसे जैसे बढ़ गया तो आपका रिक्वायरमेंट भी क्या होने लगे, चेंज होने लगे। अब जैसे जैसे आपको वोल्टेज आपको हाई चाहिए हुआ, आपको जैसे पावर ट्रांसमिट करना है, P बराबर VI cos पाई, आपको जो है जो वोल्टेज है हाई ट्रांसमिट करना है। क्यों अब उसका रीजन भी देखिए। वोल्टेज हाई करोगे, आपको तो कांस्टेंट पावर ट्रांसमिट करना है, तो आपका ये करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे पास पता है लॉस जो होता है हम लोगों का I²R। अगर आपके पास ये आपका करंट कम होगा तो लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन लॉस। इसलिए आपको जो है अब समय के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज का क्या हो गया, शुरू में आपके पास 110 था, बाद में आपको जो है वोल्टेज बढ़ाने की रिक्वायरमेंट होने लगी। समझ गए भाई, ये हो गया। अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया, ट्रांसफार्मर आदि जो इक्विपमेंट है उनका जो है इन्वेंशन हो गए। अब आप लोगों को पता है, मशीन के लेक्चर में भी बताया आपको, जो ट्रांसफार्मर है आपका जो है, आपका रिक्वायरमेंट क्या हो गया, ये हाई वोल्टेज का हो गया, लेकिन आपके पास ये वोल्टेज है, तो आपका ट्रांसफार्मर तो वर्क करने वाला है नहीं। अब मैं बार बार ट्रांसफार्मर वर्ड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही तो है जो इस वोल्टेज के लेवल को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है आपके पास। तो क्या किया गया कि अब आपको जो है एसी की रिक्वायरमेंट होने लग गई, आपको जो है एक नीड आपके पास एसी का आने लग गया, ताकि आपके हाई पावर को, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाए, ताकि आपके लॉसेस क्या हो, कम से कम हो, तो इफिशिएंसी आपका ट्रांसमिशन का अच्छा होने लगे। यानी आपको एक ज़रूरत पड़ गई एसी की, तब जाके एसी पर जो है धीरे धीरे वर्क होने लग गया। अब वर्क होने लग गया तो सन 1888
1888 ईस्वी में, ठीक है। 1800 तक तो आपके यही था। 1800 समय आपने जो है इन्वेंशन करा इलेक्ट्रिक से। 1883 तक आपका जो है क्या था, डीसी का ही बोलबाला था। 1883 के बाद आप एसी पर वर्क करने लगे और 1888 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। एक साइंटिस्ट था निकोला टेस्ला। ये साइंटिस्ट था, इसने 1888 ईस्वी में पॉलीफेज एसी मोटर इस पर वर्क करना शुरू कर दिया 1888 ईस्वी में। पॉलीफेज एसी मोटर ये डेवलपमेंट हो गया 1800। कौन थे, निकोला टेस्ला ने, ठीक है। पॉलीफेज 1888 ईस्वी में। तो कितने साइंटिस्ट हो गए, 2 लोग हो गए। एक थॉमस एडिसन, ये डीसी के लिए, दूसरा आपके पास निकोला टेस्ला, इसने कितना 110 वोल्टेज, और निकोला टेस्ला ने पॉलीफेज एसी मोटर पर ये जो है डेवलपमेंट कर दिया इसने, ठीक है। अब ध्यान रखिए आपके पास, तो पॉली नोट हो गया भाई, ये देखिए बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब निकोला टेस्ला की बात करते हैं। निकोला टेस्ला ने, तो निकोला टेस्ला ने क्या किया यहाँ देखिए। तो यहाँ देखिए इसने जो है एक 3 फेज और दूसरा क्या, सिंगल फेज के लिए। तो निकोला टेस्ला ने पहले देखिए 3 फेज, ये फेज का साइन है 3 फेज, मैं हिंदी में ये लिख देता हूँ 3 फेज आपके पास 60 हर्ट्ज 240 वोल्ट एसी। अब ये फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब ये है। और दूसरा आपके पास सिंगल फेज 110 वोल्ट एसी। सिंगल फेज 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज 110 वोल्ट, ये दिए इसने उस समय की रेटिंग। ये एसी जो डेवलप करा इसने जो उस समय, ये वाला 60 हर्ट्ज का जो डेवलप का जो क्रेडिट जाता है वो निकोलस टेस्ला को ही जाता है। तो इसने 3 फेज के लिए ये रेटिंग लिया और सिंगल फेज के लिए, अगर जो वैल्यू है ये 60 हर्ट्ज अगर देखा जाए तो ये इस रेंज में फिट बैठता है 240 वोल्ट के लिए। और ये वाला आपके पास 100 से 127 वोल्ट के लिए। तो ये टिपिकल वैल्यू ले लिया, इसलिए कभी हम देखते हैं 110 देखते हैं, कभी 120 देखते हैं, ठीक। तो इस रेंज की वैल्यू है। खैर इसने ये रेटिंग ले ली, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, हम लोगों के इतनी सारी चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए। तो एक ने एसी डीसी किसने, एडिसन ने और निकोलस टेस्ला ने एसी, और इसकी रेटिंग इसने ये फिक्स कर दी, ठीक है। यहाँ देखिए अब सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर 240 का यूज न करके क्या करने लगे ये लोग, 120 का यूज करने लगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन ये रेटिंग दे दिया और ये इसका टिपिकल वैल्यू है, इस रेंज में से आपकी ये टिपिकल वैल्यू। अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है भाई, कि हम लोगों को ये पता है कि आपके पास एक एसी डेवलप हो चुका है और दूसरा डीसी। तो निकोलस टेस्ला और, ध्यान रखिए, निकोलस टेस्ला और एडिसन, इनके बीच एक करंट वार चल गया। इसे बोलते हैं वार ऑफ करंट। वार ऑफ करंट इनके बीच में ये चल गया। एक ने कहा कि हमारा डीसी सिस्टम अच्छा है, दूसरे ने कहा कि हम लोगों का क्या है, एसी सिस्टम अच्छा है। ये निकोलस टेस्ला ने ये कहा। अब देखिए उस समय की बात है जब उस समय यूएसए में जो था, उस समय जो पॉपुलर जो चीज़ था आर्क लैंप था। जो लोड था उस समय आर्क लैंप था। लोड क्या था आपके पास, आर्क लैंप, या इसे बोलिए आर्क लाइट कार्बन। आर्क लाइट कार्बन। तो उस समय जो है जो लोड था आपके पास यूएसए में, ये था आपके पास। तो ये देखा गया कि ये जो है एसी पर बहुत अच्छे वर्क करने लगे। ये जो है एसी पर बहुत अच्छे वर्क करने लगे। वर्क करने का मतलब इसमें जो फ्लिकरिंग है वो कम होने लगा। फ्लिकरिंग का मतलब समझते हो, जल्दी ऑन ऑफ, वो फ्लिकरिंग बोलते हैं उसे। तो फ्लिकरिंग क्या होने लग गया, कम होने, रिड्यूस होने लग गया। तो इसलिए
इसलिए यूएसए में जो स्टैंडर्ड लिया गया, अब जो है टेस्ला को स्टैंडर्ड रूप ले लिया गया। जो टेस्ला का जो वैल्यू है, जो निकोलस टेस्ला, उसको जो है स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में एज्यूम करा गया। यानी आपके पास एसी जो आपका जो इसने टेस्ला ने दिया, ये निकोलस टेस्ला ने 60 हर्ट्ज वाला, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान। और जो 60 हर्ट्ज जो ये आपका ये परफॉर्म किया गया था, ये मल्टी जो पॉलीफेज मोटर पर, ये 1893 ईस्वी में शिकागो में किया गया था। कहाँ पर? शिकागो। याद करिए, शिकागो वही जगह है, सेम वेन्यू है जहाँ पर विवेकानंद ने अपना स्पीच दिया था, बहुत ही पॉपुलर स्पीच। ठीक, तो याद रखिए। तो अब जो है अमेरिका में जो है 60 हर्ट्ज और ये रेटिंग, ये जो है अमेरिका ने अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय ये आर्क लैंप या आर्क लाइट कार्बन लैंप ये हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होने लगा, आपके मन में ये होगा कि सर जो है 60 हर्ट्ज ही क्यों, उससे कम क्यों नहीं, 50 हर्ट्ज क्यों नहीं, ये गुस्सा। तो जो टेस्ला जो था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने पाया, क्या पाया भाई, कि उसने ये पाया कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है 50 और 60 में जब ये कर रहा था, तो उस समय पाया कि इसने जो है ट्रांसमिशन लॉसेस सबसे कम है उसमें, मतलब ट्रांसमिशन लॉस जो है उसमें उसको टॉलरेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा था, फ्लिकरिंग कम हो रहा था। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था तो वैसे वैसे क्या हो रहा था, फ्लिकरिंग कम हो रहा था। इसलिए इसने जो है 60 हर्ट्ज को प्रीफर करा। ठीक है, और इसने एक सिंपल सा लॉजिक भी दिया 60 हर्ट्ज को लेने के लिए। ये लॉजिक था उसका, 60 हर्ट्ज को ही क्यों लिया, ये लॉजिक था। तो ये था 1 आवर, इसने ये लॉजिक दिया था 1 आवर बराबर 60 मिनट, लॉजिक ये था इसका। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 आवर बराबर आपके पास क्या है भाई, ठीक है, और 1 सेकेंड बराबर 60, ये देखिए 1 सेकेंड बराबर 60 साइकिल, और इसी साइकिल को तो क्या बोल रहे थे आप, हर्ट्ज बोल रहे थे, 60। ये सिंपल सा लॉजिक दिया कि मैं इसको क्यों, और तो परफॉर्म तो इसने किस में किया, 50 में भी ट्राई किया और 60 में भी। तो 60 में पाया कि 60 में जो है फ्लिकरिंग कम है, तो इसलिए जो है 60 को दिया, और 60 का लॉजिक ये मिला इसको। तो ये सिंपल सा लॉजिक दिया। तो अब यूएसए ने कौन सा स्टैंडर्ड, कौन सी वैल्यू एज्यूम कर लिया, जो फ्रीक्वेंसी का है 60 हर्ट्ज कर लिया। तो उसमें जो वार चल रहा था आपके पास, ये किसके बीच, एडिसन और उसके बीच। तो ऑब्वियसली जो है डीसी से एसी सिस्टम ज़्यादा बेटर है आज के डेट में, देखते हूँ। तो उस समय जो है एसी को इसको एज्यूम कर लिया उसने, क्या, टेस्ला का। ध्यान रखें, निकोलस टेस्ला जो है अमेरिका का नहीं था, वो जो है सर्बिया का साइंटिस्ट था, लेकिन बाद में उसने जो है अमेरिकन की जो है सिटीजनशिप इसको मिल गई थी। ठीक, अब ये तो बात हो गया कि अमेरिका में क्या है 60 हर्ट्ज क्यों यूज हुआ उस समय, ये रीजन हो गया। तो क्लियर है कि 60 हर्ट्ज क्यों यूज हुआ यूएसए में, ये रीजन दिया। ठीक है, अब देखिए उस समय कंडीशन देखिए, आपके पास इन्वेंशन कहाँ हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, पहले यूएसए में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होंगे वहीं यूएसए में ही सबसे ज़्यादा होंगे, ये अब अंडरस्टूड हो गया। अब जरा आइए यूरोप की ओर। तो अब यूरोप की ओर आइए। अब आते हैं यूरोप में। अब यूरोप में उस समय जो है जर्मनी का बोलबाला था आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में। जो जर्मन कंपनी थी वही जो है इलेक्ट्रिसिटी के को डिस्ट्रीब्यूट ये चीज़ें कर रहा था। अब क्या है भाई, ज़रा देखिए। तो इस समय आपके पास एक यूरोपियन सिस्टम हो गया, जिसको कौन कर रहा था, गवर्न, जर्मनी। और दूसरा आपके पास यूएसए सिस्टम हो गया, यूएसए सिस्टम। अब देखिए इनके अलग अलग अंतर हैं। अंतर क्या है वो भी देख लीजिए आप। इनके यूनिट अलग अलग हैं। एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे ये लोग यार्ड बोलते थे, तो ये लोग क्या बोलते थे, मीटर बोलते थे। तो इनका अंतर है। दूसरा देखिए, यूरोपियन सिस्टम यानी मीट्रिक यूनिट भी बोलते हैं, मीट्रिक यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, मीट्रिक यूनिट। इनके जो मीट्रिक नंबर थे वो थे ये 1, 2, 5, ये थे आपके पास। और 10 के मल्टीपल में आप 10 से इंटू करिए, 10, 20,
ये कितना हो गया 50, 10 के मल्टीपल में 100 मीट्रिक यूनिट हैं सब, 200, 500। इवन आपने जो वेट भी देखोगे इनका, जो इनका वेट था वो भी जो है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो ये। और इनके जो कॉइन भी देखोगे, सिक्के भी देखोगे ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये आपके पास जो कॉइन होंगे 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, ये है आपके पास कॉइन। इवन आपके पास इसके मल्टीपल में जो भी डिजाइन होंगे इसके मल्टीपल में, ठीक है। ये था आपके वाले, आप कभी नहीं देखोगे 3 रुपये का सिक्का, कभी नहीं देखो 4 रुपये का, कभी नहीं 7 रुपये का, 6 रुपये का, 9 रुपये का, कभी नहीं। तो ये था इनका मीट्रिक नंबर, ये इसके हैं इसके मीटर, तो ये मीट्रिक। अब तो ये यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने भी जो है यहाँ पर जो अमेरिका में कितना हर्ज इन्वेंशन हो गया था, 60 हर्ज, निकोलस टेस्ला ने 60 हर्ज कर लिया था। तो यूरोप ने भी चाहा कि हम भी उसको क्या करें, कॉपी करें उस 60 हर्ज को। तो यहाँ देखिए, तो 60 हर्ज आपके पास कहाँ आ रहा है, कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा है इस मीट्रिक यूनिट, इनका जो सिस्टम है मीट्रिक यूनिट में कहीं फिट ही नहीं बैठ रहा है। या तो आपका 50 लेना पड़ेगा, या क्या 20 या 100, या इसमें से कोई एक वैल्यू। तो 60 तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ये समझ में गए। तो यहाँ पर देखिए उसके आसपास वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें 50 और 60 पे किया था, और 60 पे ये पाया गया था कि आपका जो क्या है फ्लिकरिंग सबसे कम है, इसलिए उसने जो है निकोलस टेस्ला ने उसी को प्रीफर किया था, और वही जो है यूएसए में चल रहा था। तो अब आपके पास दूसरा क्या है 50, तो फ्लिकरिंग तो होगा, लेकिन आपके पास 60 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसके पास ऑप्शन नहीं है इस वाले यूरोपियन जो यूनिट है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए इससे कम नहीं ले सकते, इससे कम अगर 20 हर्ज लोगे ये, तो फ्लिकरिंग क्या होगा, ज़्यादा हो गया। फ्लिकरिंग का मतलब ऑन ऑफ जल्दी जल्दी जो होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोगे ये आपके पास, ये देखिए ये अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लोगे तो होगा क्या है, देखिए 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं आपके पास एसी मोटर में। जो आपके पास नंबर 1 एडी करंट, एडी करंट लॉस, PE बराबर KE BM²F, ये फ्रीक्वेंसी। अभी ये मत समझिए क्या है हमें, ये बस एडी करंट लॉस है। दूसरा आपके पास हिस्टैरिसीस लॉस, PHF। तो ये फ्रीक्वेंसी पे देखें तो देख सकते हो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, अगर आप 100 फ्रीक्वेंसी ले तो आपका ये लॉसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका आयरन लॉस कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लॉसेस ज़्यादा होंगे तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं ले सकते हो। अब इससे कम फ्रीक्वेंसी लोगे तो आपके पास क्या है, दिक्कत ये है कि आपके पास फ्लिकरिंग होगा, और भी दिक्कत है आपके पास। ट्रांसफॉर्मर में हम पढ़ते हैं कि आपके पास देखिए फ्रीक्वेंसी कम होगा तो साइज क्या होने लग जाता है, ज़्यादा होगा। साइज ज़्यादा होगा तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ने लगेगा। तो कम फ्रीक्वेंसी आपके नुकसान हो गया यहाँ पर अगर 20 करोगे तो। इसका मतलब इसलिए आपने जो यूरोपियन जो सिस्टम है उस समय उन्होंने कौन सा फ्रीक्वेंसी प्रीफर कर लिया, अब 50 फ्रीक्वेंसी, कौन सा 50 हर्ज कर लिया। क्लियर हो गया इतनी बातें। तो अभी तक ये यूएस में कितना चल रहा था, 60 हर्ज चल रहा है। यहाँ पर क्या ये लोग 60 हर्ज यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो मीट्रिक जो यूनिट नंबर सिस्टम है, जो यूरोपियन सिस्टम है, वहाँ पर कहीं फिट ही नहीं है वो 60। तो इनको मजबूरी में क्या लेना पड़ गया, 50 लेना पड़ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो उस समय ब्रिटेन था, तो उस समय ब्रिटेन के पास वो यूरोपियन सिस्टम का भी हिस्सा नहीं था और यूएसए सिस्टम का भी हिस्सा नहीं हुआ करता। तो जो है जो ब्रिटेन ने, अब उसके बाद 2 चॉइस बन गए कि मैं इसके सिस्टम को जो ग्रहण कर, ये इसको अडॉप्ट कर लूँ, या यूरोप के जो है सिस्टम को जो क्या कर लूँ, अडॉप्ट कर लूँ। तो ब्रिटिश ने क्या किया, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने यूरोप वाले सिस्टम को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। यूरोप वाले सिस्टम को क्या कर लिया, अडॉप्ट, और वह क्या करने लग गया, 50 हर्ज यूज करने लग गया। लेकिन जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को 120, जो यहाँ चल रहा था, अभी रेंज बताया था मैंने टिपिकल वैल्यू, 120 वोल्ट वैल्यू को, 120 वोल्ट को ही क्या करने लग गया, यूज करने लग गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया भाई। ये देखिए, तो अब कहाँ पे बात आ गई, यूके पर। तो यूके ने किसको, जो है ब्रिटिश ने, यानी ब्रिटिश ने किसको अडॉप्ट कर लिया, यूरोपियन को। और इन्होंने जो वैल्यूज अडॉप्ट करा उस समय 120 वोल्ट और 50 हर्ज बताया था ना। अभी कितना था आपके पास, 100 से 127 का रेंज था, तो 120 और ये वैल्यू। तो वोल्ट तो उन्होंने अमेरिका वाला ही यूज़ किया, उन्होंने 120 वाला जो वहाँ पर वैल्यू था, लेकिन इन्होंने फ्रीक्वेंसी कितना करा, 50 हर्ज। अब आइए,
अब हम लोगों को क्या पता है भाई, जो ब्रिटिशर थे ये इंडिया पर क्या करने लगे, राज करने लगे, यानी इंडिया जो है इनके अधीन था। ठीक है, इंडिया इनके क्या था, अधीन था, यानी आपके पास इनके, हम लोग पता ही है। और ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई, फिर ये जो है इन लोगों ने हम पर राज करना शुरू कर दिया। तो जब ये लोग आए, तो यहाँ पर जब आए तो इन्होंने 10 नवंबर 1897 में, 10 नवंबर 1897 में दार्जिलिंग में इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया। पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया, और उसका जो कैपेसिटी था 130 किलोवाट था, यानी 2 टरबाइन लगाए गए थे 65 किलोवाट के, 2 टरबाइन थे आपके 65। ठीक है, ये था। तो इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये अब ब्रिटिशर थे तो ऑब्वियसली अपने ही रूल फॉलो करते, तो इन्होंने जो अडॉप्ट करा था, क्या करा था, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज को ही ये लोग क्या कर दिया, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, 50 हर्ट्ज को ही अडॉप्ट कर लिया, ये 50 हर्ट्ज को ही अडॉप्ट कर लिया। और इंडिया में तब से कितना चलने लग गया, 50 हर्ट्ज ही चलने लग गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखिए मेन चीज़ क्या आता है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945, याद करिए, यूरोप में जो आपका वोल्टेज चल रहा था, यूरोप ब्रिटिश ये जो वोल्टेज चल रहा था, कितना था आपके पास, 120। और जबकि ज़रूरत क्या था, आपको वोल्टेज हाई करने की ज़रूरत है, ताकि आपके पास क्या हो जाए, वो करंट कम आ जाए और लॉसेस कम से कम हो। तो 120 वोल्ट ही चल रहा था। तो ये इस समय तक। तो वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि देखिए, अच्छा एक बात बता सकते हो, कहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कम होंगे, यूरोप में कम होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इन्वेंशन लेट में हुआ था, तो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। वो कहाँ था आपके पास, यूएस में, वहाँ पर आपके पास इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल बहुत ज़्यादा वहीं हुआ करते। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि सारा सिस्टम आपके पास, यूरोप में आपके पास बहुत बुरा असर हुआ वर्ल्ड वार के बाद। तो वर्ल्ड वार के पास जैसे ही ये हुआ, तो जो यूरोप की जो कंट्री थे, इन लोगों ने वोल्टेज को तुरंत क्या कर लिया, 220 वोल्ट कर लिया, 220 वोल्ट कर लिया। और फ्रीक्वेंसी को कितना रखा, 50 हर्ट्ज ही रखा आपके पास। अब क्वेश्चन ये डाउट हो रहा होगा कि सर जब इन्होंने एकदम से चेंज कर दिया तो उनके इक्विपमेंट में क्या असर होगा। भाई उस समय उनके पास जो इक्विपमेंट है, दूसरे विश्व जो युद्ध हुआ था उसमें इतना तहस नहस हो गया था आपके पास वहाँ पर कि सारा जो है सिस्टम ही ख़त्म हो गया था। तो इनको 120 से 220 में लाने में कोई ज़्यादा क्या करना पड़ा, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनको तो वैसे भी दोबारा नया सिस्टम लगाना ही था। तो इन्होंने वोल्टेज तुरंत कितना कर दिया, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना रहा, ये 50 हर्ट्ज। वो तो आपको पता ही चल गया मीट्रिक सिस्टम में। तो ब्रिटिश ने भी इतना ही आपका क्या कर दिया, फॉलो कर लिया यही चीज़। अब तो करंट समय में भी आपके पास यही चल रहा है और इंडिया में भी यही चल रहा है। अब समझ में आ गया होगा कि आपके पास इंडिया में 50 हर्ट्ज। अब हम लोग अगर आज की डेट में 60 हर्ट्ज भी करना चाहें तो उसके क्या नुकसान है, वो बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे पास जो डिज़ाइन किया गया शुरू में, वो जो है 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग ही हमारा सिस्टम क्या किया गया है, डिजाइन किया गया। अब एकदम से तुम पूरा ही सिस्टम चेंज कर दो 60 हर्ट्ज, तो इतने सारे इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बहुत सारे पैसा, और आपके लिए क्या चलेगा, कॉस्टली होगा। तो आपने कंप्रोमाइज़ करना सीख गया कि भाई थोड़ा बहुत हम नुकसान सहन लेंगे, लेकिन हम जो है कितना करेंगे, आपके पास 50 हर्ट्ज ही यूज करेंगे। अब यूएसए ने भी कंप्रोमाइज़ किया, वो भी चाहता था कि हम लोग क्या करें, 50 हर्ट्ज जो है क्या करें, यूज करें। लेकिन वहाँ तो आपके पास मैक्सिमम जो इक्विपमेंट है वहाँ पर क्या है, 60 हर्ट्ज पर डिज़ाइन है, तो उन सबको उसको फेंकना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है, कितना महंगा लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। इसलिए यूएसए में आज के डेट में भी 60 हर्ट्ज यूज हो रहा है, और मैक्सिमम देशों में जो है, खासकर इंडिया में अब कितना हो रहा है आपके पास, 50 हर्ट्ज यूज हो रहा है। तो ये कहानी था कि हम 50 हर्ट्ज क्यों यूज कर रहे हैं और 60 हर्ट्ज वहाँ पर क्यों यूज हो रहा है। ठीक, तो ये तो हिस्ट्री था। कुछ कंट्री हैं, जरा मैं उनके बारे में बता देता हूँ जहाँ पर अभी भी आपके पास 50 और 60 हर्ट्ज। तो ये हिस्टोरिकल जो था, हिस्ट्री था कि आपके पास कहाँ 50 हर्ट्ज और कहाँ 60 हर्ट्ज था। तो देखिए 60 हर्ट्ज वाले जो मेन कंट्री हैं, देखिए आपके पास ब्राज़ील है, जो मेन की बात करें, कनाडा है, थर्ड देखिए आपके पास यूएसए है, जापान का कुछ पोर्शन में जो है क्या होता है 50 हर्ट्ज और कुछ पोर्शन में 60 हर्ट्ज,
ऐसे आपके पास और भी हैं, लेकिन जो मेन की बात करूँ, फिलीपींस भी है आपके पास, ये आ गया। बाकी आपका रेस्ट ऑफ आपके पास 50 हर्ज पर है आपके पास। कितने हर्ज पर? 50 हर्ज पर। इंडिया हो गया आपके पास, चाइना हो गया, यूके हो गया आपके पास, ठीक है। ये जो कंट्री हैं ये आपके पास 50 हर्ज पर ही यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए कोई ऐसा कोई वो नहीं है, बस एक हिस्टोरिकल रीज़न है। आपके पास ये पूरा क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्यों 50 हर्ज और क्यों 60 हर्ज। हम जो हैं देखिए आज भी हमारे देश में देखिए 1 रुपये के कॉइन होते हैं, 2 रुपये के होते हैं, 5 रुपये के होते हैं, क्योंकि वो मेट्रिक सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं आज भी की डेट में भी, ठीक है ना। कभी हमने जो है 4 रुपये का कॉइन नहीं देखा, कभी हमने 3 रुपये का नहीं देखा। इवन हमने जो वेट होते हैं, जो आपका जो वेटिंग स्टोन होते हैं, वो भी आपका 1 किलो होता है, 2 किलो होता है, 5 किलो होता है। तो इसलिए जो है हम लोग जो है 50 हर्ज यूज़ कर रहे हैं। और जो आपके पास अदर कंट्री है जो ये वो आपका 60 हर्ज है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ और बता देते हैं कि 50 हर्ज और 60 हर्ज में फ़ायदा नुकसान भी देखिए आपके पास। फ़ायदा और एडवांटेज क्या है भाई इसके? देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो एडवांटेज देखिए, फ्रीक्वेंसी एडवांटेज देखिए, एडवांटेज देखिए, ये देखिए साइज क्या होगा भाई, कम हो जाता है। वेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। एडवांटेज देखिए, एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल क्या होता है, 5 स्क्वायर। ये आपके कम है तो ये भी कम हो जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉस ये आपका कम है तो ये भी कम हो जाएगा। ये तो एडवांटेज होंगे। डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज में देखिए आपके पास एडी करंट प्रोपोर्शनल 5 स्क्वायर, तो ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए, ये बढ़ गया तो ये भी हिस्टेरिसिस भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आइए भाई डिसएडवांटेज में, ये देखिए डिसएडवांटेज क्या होगा, साइज क्या होने लग जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट रहा है तो बढ़ेगा। सेकंड क्या होगा, वेट भी क्या होगा मशीन का, ये भी बढ़ेगा। और तीसरा तो कॉस्ट भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो और दोनों का हिस्ट्री भी आपने देख लिया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इंडिया में 50 हर्ज क्यों यूज हो रहा है और यूएसए में 60 हर्ज। तो दोनों का अपना अपना हिस्टोरिकल क्या है, हिस्ट्री है, ठीक। थैंक यू दोस्तों।